हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है नवा अध्याय एनसीईआरटी जियोग्राफी का। तो इसमें से जो चैप्टर का नाम है वो है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। हमने इसके पहले जो कुछ चैप्टर्स देखे थे उसमें हमने वन, घास और कटीले वन इस तरह का देखा था। तो उसमें हमने घास देखी थी। तो घास में हमने दो तरह की घास देखी थी, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो उसी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास थी उन्हीं को आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, कौन कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और एक घंटे का बटन भी होगा उसको भी प्रेस कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे जब भी वीडियो डाला जाएगा। और यदि आपको कोई इससे फ़ायदा मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल क्या होते हैं। शुरुआती मैंने जो इसके पहले वाले चैप्टर्स बताए थे उसमें आपको मैंने बताया था कि शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है वो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं तो कर्क रेखा से ऊपर और नीचे जाएं तो मकर रेखा से नीचे की ओर होता है। जैसे मैं फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, जैसे ये अपनी पूरी ग्लोब है। तो इस ग्लोब में ये अगर अपना इक्वेटर हो गया, मतलब भूमध्य रेखा, इससे ये ऊपर वाली ये कर्क रेखा और नीचे वाली ये मकर रेखा, इसके नीचे के इधर का जो क्षेत्र होता था इधर 66.5 तक ये वाला क्षेत्र, ये, और इसके इधर तक का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था ये कहलाता था शीतोष्ण क्षेत्र। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो घास पाई जाएगी वो जो घास होगी कौन सी होगी, वो शीतोष्ण घास स्थल होंगे वो। तो देखिए, जहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाएं तो उस स्थल को हम कहेंगे कि ये वन है। अगर उसी प्रकार से अगर घास पाई जाए कहीं पे ज़्यादा तो हम कहेंगे ये घास स्थल है। पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर 1/4 जो स्थल क्षेत्र है पूरा, उसका 1/4 भाग घास है। पूरा हम ग्लोब में अगर इस तरह से इसको मापें तो ऐसी कुछ इसकी क्या है कि क्वांटिटी है। अब देखिए, जो ये घास स्थल हैं तो घास स्थल में वहाँ की जो मिट्टी है और वहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से वहाँ कुछ पौधे पनपते हैं, कुछ वहाँ अन्य प्रकार के जीव होते हैं और वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ के लोगों का भी रहन सहन अपना होता है। जलवायु के आधार पर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जो घास के स्थल हैं वो दो तरह से बांटे गए हैं। एक तो शीतोष्ण घास प्रदेश होंगे, शीतोष्ण घास स्थल होंगे, और दूसरे होंगे उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। यहाँ पर हम एक घास प्रदेश की बात कर रहे हैं जिसे हम पेयरीज कहते हैं। ये पेयरीज क्या है कि इसके पहले भी हमने देखा था कि जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें पेयरी घास पाई जाती है। तो ये जो पेयरी घास है वो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका हम यहाँ पर देखिए फिगर में भी थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका का पूरा मैप, ठीक है ये। अब यहाँ पर आप इस मैप में देख पा रहे हो तो देखिए ये एक सीमा है, ये सीमा जो कनाडा और अमेरिका की सीमा है। एक चीज़ और इसमें से आप थोड़ा सा देखें, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग होगा जहाँ पर इस तरह की घासें पाई जाएंगी। तो उपोष्ण या शीतोष्ण जो घास होंगी वो कहाँ होंगी, कर्क के ऊपर। तो देखिए, कर्क रेखा ये इधर से गुजर रही है और पेयरी का जो क्षेत्र है वो यह है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। तो इसका मतलब है कि कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर घासें ये पाई जा रही हैं। इनकी स्थिति क्या है, देखिए यहाँ पर एक ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है जो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की सबसे जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, वो है रॉकीज। तो रॉकीज पर्वत श्रेणी है और इसी रॉकीज पर्वत श्रेणी के पूर्व की तरफ अगर हम इधर को आएँ तो यहाँ पर ये घास का मैदान पाया जाता है जिसे पेरी घास कहते हैं। ये पेरी घास का मैदान देखिए इस तरह से दिखाई देता है। अगर इस फिगर में आप यहाँ देखें तो एक प्रकार से ये पूरा का पूरा सागर जैसा लग रहा है, जैसे कि घास का सागर है। देखिए, आप दूर तक नज़र डालेंगे और घास ही घास दिखाई देगी, लंबी हरी और मुलायम घास दिखाई देगी। तो पेरी देखिए जो शब्द ही लिया गया है, तो पेरी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है
और ये शब्द जो है पेरी, इसके लिए एक लैटिन शब्द यूज किया गया है, प्रिएटा। अब प्रिएटा का मतलब होता है साद्वल, साद्वल का मतलब होता है नरम मुलायम। तो ये जो घास है वो साद्वल है, मतलब कैसी है, नरम है और मुलायम है। तो जैसा कि अभी हमने देखा उधर पे कि ये जो घास है ये बहुत ही नरम मुलायम शीतोष्ण घास है, और ये जहाँ पर है वहाँ पर बहुत तीव्र ढाल नहीं है, ढाल वहाँ पर मंद है, ठीक है। वहाँ पर पहाड़ियाँ, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि पहाड़ियाँ हैं रॉकीज, और उसके पूर्व तरफ घास के ये मैदान है। पेरी घास के मैदानों में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं अधिकांशतः, कुछ जो नदी घाटियाँ हैं सिर्फ वहाँ पर ही वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो घास होती है ये कहीं कहीं पर 2 मीटर तक की ऊंची घास होती है, और ये पूरा भूदृश्य इस प्रकार से भरा हुआ होता है कि जैसे घास का सागर दिखाई देता हो। पेरी घास, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि रॉकीज पर्वत के पूर्व पर है, और वहीं पर ग्रेट लेक्स भी हैं, मतलब कि वो जो झीलें हैं वो भी वहीं पर हैं। तो ये, और देखिए ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, और नीचे मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, उसको उस चित्र में मैंने ये भी बताया था कि एक सीमा आपको दिखाई थी कनाडा और उसकी अमेरिका की। देखिए फिर से एक बार हम देखते हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सीमा थी, ये सीमा, ये सीमा थी, ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का है, नीचे वाला ये अमेरिका का है। तो इस प्रकार से ये सीमा, तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर भी फैला है और यहाँ पर, तो मतलब दोनों पे है, कनाडा पे भी है और इसमें भी अमेरिका में भी है ये क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। एक चीज़ और है इधर पे, एक है मिसिसिपी नदी। देखिए मिसिसिपी नदी जो है वो इधर से बह रही है, तो ये मिसिसिपी नदी का जो क्षेत्र है वो इसी पेरीज घास के मैदानों पे पाया जाता है, या पेरी घास के मैदान में है। जो हम लेक की बात कर रहे थे वो देखिए ये सुपीरियर लेक है, देखिए ये सुपीरियर लेक, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे ये नीचे मिशिगन झील है, फिर ह्यूरॉन झील है, इस प्रकार से ये क्रम से 5 झीलें हैं इधर पे। तो ये जो देखिए सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। इस चैप्टर में फ्रेंड्स बहुत सारे आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि पेरीज में जो मिसिसिपी नदी है और मिसिसिपी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं, या फिर इस क्षेत्र में वो हैं। पेरीज घास के मैदान ये जो हैं, इनके यहाँ पर मूल जो निवासी थे वो थे रेड इंडियन। यहाँ जो मूल निवासी थे यहाँ के, उनको क्या कहते थे, रेड इंडियन। हालांकि यहीं पर, इसी स्थान पर, इसी महाद्वीप पर पेरीज में ही और कुछ आदिवासी भी निवास करते रहे हैं, जिनमें से अपाची, क्रो, क्री और पानी, ये कुछ और भी यहाँ के निवासी रहे हैं जो इस पेरीज घास के मैदानों पर रहते रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ देखिए इसके फिगर में थोड़ा और आप यहाँ नजर जाए तो ये है मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी इधर, ठीक है, ये कर्क रेखा है ही है इधर से। फिर ये देखिए कैरिबियन सागर है, इस तरफ इसके प्रशांत महासागर है, इस तरफ जाइए तो यहाँ अंध महासागर है ना, या अटलांटिक महासागर है। तो इस प्रकार से ये सागर भी हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु, अब ये जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, देखिए उपोष्ण क्षेत्र है ना, उपोष्ण क्षेत्र है। तो उपोष्ण का मतलब है कि यहाँ पर जो जलवायु होगी वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, नर्म होगी, है ना। और नर्म में भी अगर ठंडी की बात करें तो ठंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो गर्मियों में यहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और कनाडा और विनिपेग का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तापमान है वो -20 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है ठंडियों में। तो इस प्रकार से वहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ से ये क्षेत्र पूरा ढका रहता है। और ये भी है कि ये जो कनाडा का क्षेत्र है यहाँ पर जो हवाई जहाज़ हैं उनको भी उतार लिया जाता है उन्हीं बर्फ़ों पर, ये भी एक यहाँ पर फैक्ट है। एक चीज़ और कि यहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक वायु चलती है, एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक, और चिनूक ये गर्म हवा है।
तो जब जैसे कि हम अगर इसमें से देखें, ये रॉकी श्रेणी है, रॉकी श्रेणी से नीचे की ओर उतरती है हवा चिनूक, और ये चिनूक हवा इस क्षेत्र पर जो जमा हुई बर्फ होती है उसको पिघला देती है। तो जैसे ही ये बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि मैदान निकल आता है और वहाँ पर घास उगने की अनुकूलित स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर सामान्य वर्षा भी हो जाती है, तो उसी सामान्य वर्षा की वजह से यहाँ पर घासें उग जाती हैं और इसके साथ साथ में खेती भी हो जाती है। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में कि चिनूक हवा कहाँ चलती है, किस महाद्वीप में चलती है, कहाँ पर चलती है, तो ये कौन सी हवा है, गर्म है ठंडी है, तो ये हवा गर्म हवा है जो बर्फ को पिघला देती है। और ये कहाँ पे चलती है, उत्तरी अमेरिका में पेरीज वाले क्षेत्र पे चलती है। अब यहाँ पर देखिए वनस्पति कैसी हैं, तो वनस्पति और प्राणी जात जो है वो कैसा होगा, घास के अनुकूलित ही होगा, चूंकि यहाँ पे घास ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या पाया जाएगा, पशु ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि घास बहुत ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ पे। और यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बात की कि पेड़ विहीन है, मतलब वहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं नदी घाटी जहाँ पे हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं वो देखिए सरपत या बिलो के, अल्डर एवं पॉपुलर, तो अल्डर पॉपुलर ये कुछ वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर मक्का की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादित जो होता है वो अमेरिका में ही होता है, तो यहीं मक्का होता है। इसके साथ साथ में आलू है, सोयाबीन है, कपास है। अल्फ़ा अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या, अल्फ़ा अल्फ़ा एक घास का प्रकार है जो घास पशुओं के खाने के लिए उपयोगी होती है, तो इसलिए इसका और भी उपयोग किया जाता है। तो ये घास का ही एक रूप है। जिन प्रदेशों में थोड़ा वर्षा कम होती है और थोड़ा गर्म मौसम रहता है वहाँ पर छोटी घास होती है और नुकीली घास होती है। अब जैसा कि ये क्षेत्र घास से भरा हुआ है तो यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म बनाए जाते हैं पशु पालने के लिए उनको कहते हैं रैंच, और उन रैंचों की, उन पशुओं की जो देखभाल करते हैं उन लोगों को कहते हैं काउबॉय। यहाँ पर एक बाइसन नाम का ये भैंसा है, ये भैंस है, जिस प्रकार से अपने यहाँ भैंस होती हैं ऐसे ही वो ये उधर की प्रजाति है एक, ये यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ज़्यादा शिकार कर लिया गया है इसलिए ये अब लुप्त होने लगी है। तो इसको संरक्षित श्रेणी में रख दिया गया है कि अब इसका संरक्षण किया जाएगा। इस पशु के साथ साथ में खरगोश है, काइयोट है, गोफर है एवं पेरिस कुत्ता, ये इस यहाँ पर अन्य तरह के पशु पाए जाते हैं। ये देखिए अमेरिका तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो इसलिए यहाँ पर जो खेती होती है वो अधिकांशतः तकनीकी उपकरणों के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर एक ये देखिए कंबाइन का वो दिखाया गया है। देखिए कंबाइन शब्द को आप समझें, कंबाइन का मतलब क्या होता है, कई चीज़ों का एक साथ जोड़ देना, कंबाइन कर देना, है ना। तो ये मशीन ऐसी है कि देखिए जो जुताई के काम आ जाती है, बुआई काम आ जाती है और थ्रेसरिंग के काम, ये तीनों काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइन। तो कंबाइन एक मशीन है जो इस तरह से काम करती है, जो कि जुताई के, बुआई के और थ्रेसरिंग के काम में एक साथ प्रयोग की जाती है। और यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में इस प्रकार से खेती कर ली जाती है। अब देखिए लोग यहाँ पे कैसे हैं, तो जो लोग हैं देखिए प्रौद्योगिकी चूँकि यहाँ पे ज़्यादा यूज की जाती है, तो इसलिए जैसा कि अभी हमने बात की कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर है और कंबाइन की बात की अभी, तो ये सारे उपकरण कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस क्षेत्र पेरी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूं उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसे विश्व का धान्यागार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ में चूंकि देखिए जानवर ज़्यादा होंगे तो यहाँ दूध भी बहुत ज़्यादा होगा, तो अन्य जो क्षेत्र हैं यहाँ व्यापार के, बिजनेस के, उसके क्या होंगे कि डेयरी वाला क्षेत्र होगा, तो दुग्ध का उत्पादन भी कृषि के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में
कोयला और लोहा की खानें भी हैं, इसलिए यहाँ पे वो खनिज निकाल के उनका औद्योगिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के उद्योग भी लगाए गए हैं जो विश्व में बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश बनाने में इस क्षेत्र को भूमिका रखता है। तो ये सारी यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ देखिए अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ नगर हैं जो काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं और वो इन्हीं सारी गतिविधियों पे लगे हैं, जिसमें से देखिए शिकागो है, मिनियापोलिस है, इंडियानापोलिस है, कंसास है, डेनवर है। तो ये सब वहाँ के क्या हैं, क्षेत्र हैं। और कनाडा के जो कुछ क्षेत्र हैं पेरिस वाले, वो हैं एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग। तो ये क्षेत्र हैं कुछ जो कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र हैं जो इस क्षेत्र में पेरी वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमने पेरिस का पूरा वो देखा कि यहाँ पर जलवायु कैसी होगी और यहाँ के पशु कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग धंधे होंगे। इसके बाद हम दूसरी एक उपोष्ण घास या शीतोष्ण घास देखेंगे जो कहलाती है बेल्ड। बेल्ड घास कहाँ पे है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप के ये दक्षिण में जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर है। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये है। तो देखिए ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए क्षेत्रों का। जैसे कि यहाँ पर नामीबिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जिम्बाब्वे यहाँ पे है, यहाँ पे मोजाम्बिक है। तो ये क्षेत्र भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र, अब देखिए जैसा कि बात की गई थी कि ये मकर रेखा के नीचे होगा, तो देखिए ये मकर रेखा जा रही है और इस मकर रेखा के नीचे वाला ये क्षेत्र है ना। तो ये जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर जगह काम करेगा, तभी ये सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो वैसे ही होंगी। तो बेल्ट घास का मैदान जो है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है, और वो जो क्षेत्र है जहाँ पर ये पाई जाती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा जो समुद्र तल है वहाँ से 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई पर ये क्षेत्र पाया जाता है। यहीं पर जो एक क्षेत्र है कालाहारी, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये अब देखिए इसमें से ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे है एक बोत्सवाना जो एक देश है, यहीं पर है ज़्यादा भाग किसका, कालाहारी का। तो कालाहारी एक मरुस्थल है जिसका भाग बोत्सवाना पे है। तो कालाहारी रेगिस्तान यहीं पर स्थित है। और वहीं पर देखिए एक ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है और उच्च बेल्ट के ही ऊपर वाला जो भाग है उसी को हम कहते हैं उच्च बेल्ट। और यहाँ पर देखिए ऑरेंज और लिम्पोपो दो नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लिम्पोपो नदी एक विशेष अपना महत्व इसलिए भी रखती है क्योंकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए इधर पे एक यहाँ से नदी निकलती है दक्षिण यहाँ से, और ये एक बार काटती है फिर नीचे करके फिर ऐसे जाती है। तो ये है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी, कभी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी होगी, लिम्पोपो नदी। अभी हमने बात की थी ऑरेंज नदी की। ऑरेंज नदी फ्रेंड्स यहाँ से निकलती है और वो इस प्रकार इस पेरिस में जाके मतलब अपना जो क्षेत्र बनाती है। तो पेरिस को एक प्रकार से हम ये कहें कि सिंचित भी करती है पेरिस के क्षेत्र को, और वहीं से ये अपना प्रवाह बनाती है। तो ये 2 नदियाँ कौन सी, लिम्पोपो है और ऑरेंज है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी इसी बेल्ट वाले क्षेत्र में क्या है, अपना प्रवाह का स्थान रखती हैं। जलवायु की बात करते हैं तो देखिए जलवायु यहाँ की कैसी होगी कि चूंकि ये दक्षिण वाला क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे जलवायु थोड़ा सा ठंडी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए जो शीत ऋतु का मौसम रहता है, तो शीत ऋतु यहाँ पे शुष्क रहती है और 5 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जुलाई का तापमान सबसे ठंडा होता है, लेकिन जुलाई में अपने यहाँ गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए
अपना जो ये पूरा ग्लोब है यानी कि पृथ्वी है, इसमें से ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से ऊपर हो गई कर्क और नीचे हो गई मकर। सूर्य की जो स्थिति है वो इधर से इधर तक दोलन करती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये उत्तरी गोलार्ध की ओर दोलन करती है तब उत्तरी भारत में गर्मी पड़ती है, जब ये दक्षिण गोलार्ध की ओर अपनी गति करती है तब उत्तरी भारत में ठंडी पड़ती है। तो आप सोच के देखिए, अपना जो भारत है ये उत्तर वाले क्षेत्र में है ना। अपनी जो भारत की स्थिति है, अगर हम इसको मैं आपको ग्लोब में अगर बताऊं तो देखिए ये हो गया और ये 0 डिग्री हो गया, और अपने भारत की स्थिति कुछ यहाँ से है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर जब सूर्य की स्थिति होगी, इसका मतलब ऊपर गर्मी पड़ रही होगी तो नीचे क्या होगी, ठंडी होगी। तो इसका ये अर्थ हुआ कि विपरीत चल रहा है ना। तो जब अपने यहाँ क्या होगी, गर्मी होगी, तो इधर क्या होगी, ठंडी होगी, और जब अपने यहाँ ठंडी होगी तब यहाँ गर्मी होगी। तो अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में अपने यहाँ क्या होता है, जून के बाद जुलाई, तो गर्मी होती है बहुत, तो ये वाले क्षेत्र में सूर्य की स्थिति होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंडी होगी, है ना। तो इस प्रकार से जुलाई के क्षेत्र का जो महीना होता है यहाँ काफ़ी ठंडा होता है, और जो गर्मी होती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे वाला पोर्शन है, मकर रेखा के ये नीचे है। हालांकि अभी जब आगे वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें तो नहीं, लेकिन अगले जो क्लास होंगी उनमें इन सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा जिक्र किया गया है, तो अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा बताएंगे भी। तो देखिए अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो नवंबर से फरवरी होती है, लेकिन अपने यहाँ नवंबर से फरवरी तो ठंडी का मौसम होता है, लेकिन वहाँ क्या होगा, गर्मी का मौसम। और बरसात जो होती है, वर्षा, वो अधिकांशतः गर्मी के मौसम में ही होती है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक जलधारा है, ठीक है, ये एक महासागरीय जलधारा है, अगुलहास। देखिए मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ, ये अपना फिगर हो गया, यहाँ से इधर को एक जलधारा चलती है, इसको हम कहते हैं अगुलहास। ये अगुलहास कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है। तो ये जो गर्म जलधारा होती है ये भी अपना प्रभाव उस वहाँ की वनस्पति पर और वहाँ के मौसम पे दर्शाती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक धारा, गर्म धारा रहती है, महासागरीय धारा, जो प्रवाहित होती है और यहाँ के तापमान पे और यहाँ के मौसमी क्षेत्र में वो अपना प्रभाव डालती है। और देखिए यहाँ की वनस्पति जात कैसी है, आपको मालूम है कि वहाँ पे घास है अधिकांशतः, और पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है। वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ जरूर पाई जाती हैं, कुछ बबूल है और मरोला है, इस तरह के कुछ वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो जीव हैं उनमें से देखिए शेर है, तेंदुआ है, चीता है, कुडू है, ये पाए जाते हैं। वहाँ के जो निवासी हैं वो कैसे हैं, और वहाँ जानवर कौन से पाले जाते हैं, तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो पशुपालन का काम अधिकांशतः करते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है बीच बीच में उपजाऊ है और कुछ उपजाऊ नहीं है। तो जहाँ पर उपजाऊ है वहाँ पर कृषि कर लेते हैं, और जहाँ पर उपजाऊ नहीं है वहाँ पर कृषि नहीं करते हैं, लेकिन पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर कृषि में गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू, और जैसे नगदी फसलों में तंबाकू है, गन्ना है, कपास है, ये सारी चीज़ें उगाते हैं। और भेड़ों के पालन का यहाँ प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और ऊन का बहुत निर्यात करते हैं। एक भेड़ का आप नाम सुने होंगे, मेरिनो। तो मेरिनो जो भेड़ है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जो ऊन के लिए बहुत ही विख्यात है और इसकी ऊन बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पशु होंगे तो दुग्ध पालन, दुग्ध का भी व्यवसाय होगा, पशुपालन है तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में पशुपालन भी होते हैं। और यहाँ पर जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दूध के और भी कुछ उस तरह के प्रोडक्ट्स बना के लोग बेचते रहते हैं। खनिज की दृष्टि से भी ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में सोना और हीरा, इसकी खानें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ कोयला है ना, इस्पात है, इसके कारखाने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और जोहान्सबर्ग एक क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका का एक ये
शहर है या एक क्षेत्र है जोहान्सबर्ग, जिसको विश्व की सोने की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना यहाँ से निकाला जाता है। और किम्बरले की खान, किम्बरले की खान हीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये देखिए एक ये खान है ना, ये हीरे की खान है और इससे अंदर पे खोद के हीरे निकाले जाते हैं, तो ये है। और यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोप इसीलिए अपना इसको उपनिवेश बनाए थे क्योंकि यहाँ पर हीरा है और ये सोना है बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको मिल रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है बिल्ड का, वहाँ ये गतिविधियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने उपोष्ण क्षेत्र की दो घासों का क्षेत्र देखा, एक पेरिस और एक देखा ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम लोग इधर। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है। मैंने आपको उत्तर अमेरिका के मैप में मिसिसिपी ड्रॉ करके दिखाई थी, तो ये कहाँ पे अपवाहित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, शायद मैंने इसको नहीं बताया आपको, तो देखिए एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है वो इधर पे है फ्रेंड्स, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत इधर पे है ये, ठीक है। तो ये पर्वत कहाँ पे है? ये इस क्षेत्र में है, अफ्रीका के क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका में ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। तो इसका देखिए घासों के हिसाब से उसने पूछा है कि पेरिस में है, बेल्ट में है, तो कहाँ पे है? बेल्ट में। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है, बहुत अच्छे किस्म की ऊन देती है। किम्बरले खान, किम्बरले खान किसकी है? देखिए यहाँ पूछ रहा है, तो किसकी है? हीरे की खान है, हीरे की बहुत बड़ी खान है। तो ये थे कुछ प्रश्न जिसको हमने यहाँ पर देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।